नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एरुडिशन यूपीएससी में। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जुड़ जाइए आप सभी लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है आज हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत, सुमित मलिक, दीपक पुनिया या फिर बजरंग पुनिया। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 हाल ही में होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर 2024 में ये जो है आयोजित होंगे। तो इनमें जो पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं क्वालिफाई करने वाले, वो हैं अमन सहरावत। ये अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं और जानते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में भी। देखिए ये हैं अमन सहरावत, इनकी आप पिक्चर देख चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय पहलवान हैं। और इससे पहले जो क्वालिफाई किए हैं वो सभी के सभी जो हैं वो क्या है, महिला पहलवान। तो इसलिए ये अपने आप में भी सुर्खियाँ हो जाती हैं कि इससे पहले 5 पहलवानों ने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, जिनमें पांचों की पांचों क्या है, महिला पहलवान हैं। जिनमें शामिल हैं अंतिम पंगाल, निशा दहिया, दीतिका और अंशु मलिक और विनेश फोगाट। ये 5 महिला पहलवान हैं जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई की। इसके साथ ही अमन सहरावत हैं जो कि पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किए हैं। चलिए अब जानते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। देखिए मेजबान शहर जो है वो है पेरिस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है मेड फॉर शेयरिंग। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो है इसका आदर्श वाक्य है मेड फॉर शेयरिंग। और इसका जो शुभंकर है वो है ओलंपिक फ्रीज। ये दोनों ही क्या है, आदर्श वाक्य और शुभंकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसका शुभंकर है ये इसका लोगो है, मस्कट। इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ब्लू, वाइट और रेड। 3 कलर का प्रयोग किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विश्व बैंक की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? रूस, यूएसए, चीन या फिर भारत? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है इसके अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीन। लिए देखते हैं व्याख्या इसकी। देखिए चीन क्या है, विश्व बैंक की अभी एक नई रिपोर्ट आई है, रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम के अनुसार शीर्ष खाद्य प्रणाली उत्सर्जक जो है उनमें शीर्ष देश में शामिल है चीन, ब्राजील, भारत और अमेरिका। ये 4 जो हैं शीर्ष देश हैं जो कि खाद्य प्रणाली उत्सर्जक में सबसे उच्चतम स्थान पर। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य यानी कि नेट जीरो जो टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए $260 बिलियन का वार्षिक निवेश आवश्यक। इस रिपोर्ट में बताया गया है वर्ष 2030 तक यदि जो कृषि खाद्य उत्सर्जन है उसको यदि आधा करना है और 2050 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करना है तो उसके लिए $260 बिलियन खर्च करने की अभी आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसका जो आयोजन होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इससे पहले इसका आयोजन चंडीगढ़ में होता था। देखिए आयोजन स्थल जो है वो है लखनऊ और ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले की। और पहले ये चंडीगढ़ में आयोजित होता था लेकिन इस बार से क्या है, लखनऊ में आयोजित होगा। और इसमें जो निवेश होगा वो लगभग 8 लाख करोड़ का निवेश होगा और आयोजन करता है उत्तर प्रदेश सरकार और उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? राजस्थान, उत्तराखंड, या फिर उत्तर प्रदेश, या गुजरात? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अभी वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है, और ये चलाया है उत्तराखंड में। जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए MI-17B5 हेलीकॉप्टरों से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को चलाया। ये तो हो गया उत्तराखंड में हाल ही में जो ऑपरेशन चलाया गया है उसके लिए, उसके बारे में। और साथ ही हम देखेंगे अब भारत सरकार द्वारा जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं वर्ष 2023 में। देखिए, ऑपरेशन अजय चलाया गया था 2023 में। ये इजराइल और हमास युद्ध के दौरान इजराइल में जो फंसे भारतीय जो फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आने वाली जो परीक्षा है, चाहे यूपी हो या समीक्षा अधिकारी हो, यूपीएसआई की हो या फिर यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये क्वेश्चन सारे ही जो है इम्पोर्टेंट है। और सारे ही क्वेश्चंस जो है जो वनडे एग्जाम है उन्हीं को देखकर जो है बनाए गए हैं, उन्हीं को मतलब दृष्टि संगत क्वेश्चनों को फ्रेम किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कावेरी। ये भी वर्ष 2023 में चलाया गया था। और युद्धग्रस्त जो सूडान है, इसमें फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन दोस्त, इसमें जो तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में, तो भारतीय उसकी मदद के लिए वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा था ऑपरेशन दोस्त के खातिर। ठीक है, तुर्की में और सीरिया की मदद के लिए क्या चलाया था भारत सरकार ने? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और ऑपरेशन गंगा चलाया था जब यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लाया गया था वर्ष 2022 में। ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं: ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त और ये ऑपरेशन गंगा। इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का जो मेजबान देश है वो है भारत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए व्याख्या, 46वीं जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक थी ये हुई है कोच्चि केरल में। इसकी मेजबानी भारत में हुई है। इसके माध्यम से तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के माध्यम से इसकी जो है मेजबानी या इसकी बैठक का संचालन किया गया है। और भारत के जो अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र है वो है दक्षिण गंगोत्री। ये 1983 में स्थापित किया गया था। हालांकि फिलहाल ये क्या है, बंद है। यानी बंद क्या है, ये जो है वहाँ पर बर्फ के चलते यानी कि जो है दब गया था और इसका जो संचालन है वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद मैत्री, ये एक अनुसंधान केंद्र है हमारा जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। और 2012 में एक अनुसंधान केंद्र था भारती, इसको स्थापित किया गया था। तो अभी जो है वर्किंग में जो है ये दोनों ही हैं, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री पहला है लेकिन ये अभी फिलहाल क्या है, वर्किंग में नहीं, इसको बंद कर दिया गया है। अब आइए चलते हैं अंटार्कटिका संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, अंटार्कटिका जो संधि थी ये 1959 में इसको स्वाक्षरित किया गया था और 1983 से भारत इसका सलाहकार दल रहा है। और भारत ने 2022 में अंटार्कटिका अधिनियम को लागू किया। इतनी बातें हमने इसके बारे में जान ली। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां, 160वां, 159वां या 158वां? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 159वां। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, जारीकर्ता जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो जारी करता है वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके माध्यम से जो जारी की जाती है रिपोर्ट। भारत का जो स्थान है वो है 159वां। और गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष 2023 में जो भारत का स्थान था
वो 161वां स्थान था। वहीं यदि शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष देशों में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। ये क्या है, टॉप 3 कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान। वहीं अंतिम स्थान जो है वो है इरिट्रिया, जिसको 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल देश भी क्या है, 180 देश ही जो है शामिल हैं। तो सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, इरिट्रिया। देखिए भारत को सूचकांक में क्या है, पाकिस्तान जो कि 152वें स्थान पर है, श्रीलंका जो 150वें स्थान पर है, तुर्की जो 158वें स्थान पर है। इन देशों से भी पीछे रखा गया है। लेकिन आज भी हमारी भारत की जो मीडिया है वो विश्व में अपने आप को नंबर 1, यानी कि हर चैनल अपने आप में नंबर 1 है भारतीय मीडिया का। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो 159वें स्थान पर होने के बावजूद भी अपने आप को नंबर 1 बताने पर इनको गर्व महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बछेंद्री पाल, कामी, रीता शेरपा, एडमंड हिलेरी या पसांग दावा शेरपा? तो हाल ही में सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल की हैं, नेपाल के हैं और इन्होंने इस बार 29वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सबसे पहली बार इन्होंने 1994 में क्या है चढ़ाई की थी। और दुनिया में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है, तो वो थे एडमंड हिलेरी। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था तो वो थी बछेंद्री पाल। और दुनिया की सबसे दुनिया में पहली बार किसी महिला ने यदि फतेह किया था तो उसका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, यानी कि विश्व की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है तो उसका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब जानते हैं कुछ और बातें। देखिए कामी रीता शेरपा, ये है कामी रीता शेरपा। इन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेपाल के ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। एवरेस्ट मैन के नाम से ये मशहूर हैं। पहली बार 1994 में इन्होंने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महान हिमालय क्षेत्र नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, वहीं नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। और दुनिया के पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी जो कि 1953 में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी। आप लोग बताएंगे दुनिया की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और साथ ही साथ बताएंगे आप दुनिया की पहली दिवंगत महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी जीती है? अफगानिस्तान, चीन, जापान या फिर पाकिस्तान? तो किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है जापान ने, और जापान ने पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए जापान क्या है इसका सही आंसर है। और 30वीं अल्जान शाह ट्रॉफी, देखिए हॉकी टूर्नामेंट होता है एशिया में, इसको हॉकी टूर्नामेंट के नाम से ये प्रसिद्ध है। विजेता जो रहा है वो जापान है और उपविजेता पाकिस्तान रहा है। आयोजन इसका हुआ था इपोह मलेशिया में। भारत इस बार इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत ने अब से पहले 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीता है। 1985 में, 1991 में, 1995 में, 2009 में और 2010 में भारत अल्जान शाह ट्रॉफी को जीत चुका है। इस बार भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है शामिल होने वाला है, तो उसकी तैयारी में भारत जो है उसकी तैयारी में लगा है, इसलिए जो है इस ट्रॉफी में भारत अपने आप को शामिल नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अमेरिका, जापान, नीदरलैंड या फिर फ्रांस? विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो किया जा रहा है नीदरलैंड में। आयोजन
ऑप्शन सी इसका सही होगा, नीदरलैंड रॉटरडम में इसका आयोजन होगा। चलिए जानते हैं। देखिए वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट, इसका जो आयोजन है नीदरलैंड में होगा। विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, भारत ने 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में अपना पहला मंडप स्थापित किया। मंडप की जो स्थापना है वो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रमुख पुरस्कार जो कि वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। और यकीन मानिए कि इस सेशन से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे वो पुरस्कार से मिले या फिर जो हमारी राष्ट्रीय घटनाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय घटना या नियुक्ति है उन सब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रीति धनखड़, सृष्टि खंडांगले, अमनप्रीत सिंह या फिर किरण कौशल। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो बनी है सृष्टि खंडांगले। ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी। देखिए भारतीय जिम्नास्टिक सृष्टि खंडांगले ने हांगकांग चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज किया है। और सृष्टि खंडांगले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई हैं। ठीक है, तो अपने आप में भी ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो पुरस्कार हमने जो शामिल किए हैं, एबल पुरस्कार 2024, ये मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और हर बार काफ़ी बार पीसीएस में भी पूछा है, समीक्षा अधिकारी ने भी पूछा है, समीक्षा अधिकारी एग्जाम में, और यूपीएसआई यूपी पुलिस की एग्जाम में तो बार बार क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। देखिए प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024, ये मिला है रिकेन यामामाटो को। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से जो है भारत को सम्मानित किया गया है। वहीं फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये शशि थरूर को दिया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 ये एलेक्स डॉसन को दिया गया है, जो कि स्वीडन के हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2024 ये मिला है नीमा सरीखानी को, जो कि हैं ब्रिटिश पत्रकार, ये ब्रिटिश फोटोग्राफर। बर्फ पर सो रहे भालू की इन्होंने एक तस्वीर ली थी, और इस बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर को क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था, और नीमत सरीखानी को इसके लिए पुरस्कार मिला था। चलिए कुछ और पुरस्कारों की बात करते हैं। देखिए ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, जो कि मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। 33वां व्यास सम्मान 2023 ये मिला है पुष्पा भारती को, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और इनका उपन्यास था यादें यादें और यादें के लिए मिला था। वहीं 32वां व्यास सम्मान मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी एक कृति थी पागलखाना के लिए इनको दिया गया था। वहीं 33वां सरस्वती सम्मान 2023 ये मिला है प्रभा वर्मा को, और इनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, इनके लिए इनको दिया गया है। वहीं 32वां जो सरस्वती सम्मान है ये मिला है शिव शंकरी को, और इनकी जो पुस्तक थी सूर्यवंशम, इसके लिए इनको प्रदान किया गया है। वहीं 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 ये मिला है वहीदा रहमान को, ये 2023 में दिया गया था। और 52वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था ये मिला था आशा पारेख को वर्ष 2020 में। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनको हमने देखा। अब देख लेते हैं कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चंस जो कि हमने पिछली क्लास में कराए थे। तो चलिए एक बार 5 मिनट का टाइम लगेगा, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने सर्वाधिक जो एक्सपोर्ट किया है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है?
आइसलैंड, नॉर्वे, जापान या फिर कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, चीन, मैक्सिको या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। देखिए इनकी व्याख्या हम पिछली क्लास में करा चुके हैं और व्याख्या सहित आपको देखना है तो पिछला वीडियो हमारा देखिए, उसमें कंप्लीट जो है इसकी व्याख्या की गई है। हाल ही में एआई के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टीसीएस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है अपना भारत। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जो कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है इससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, नीलम शरण गौड़, डॉक्टर रवि कन्नन आर या फिर मिशेल टेला ग्रैंड को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर पूर्णिमा वर्मा को क्या है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आलिया भट्ट, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या फिर सोनाक्षी सिन्हा। इसका यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना बुक्सा, इगा स्वीटेक, आर्याना सवालेंक या फिर सारा सोरेब्स। तो मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्वीटेक ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इगा स्वीटेक ये कहाँ की निवासी हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरी बात, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सारा जो है बताया गया है, पूरी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को, रॉयटर्स, द वाशिंगटन पोस्ट या फिर लॉस एंजल्स टाइम्स को। तो पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में जो चुना गया है वो चुना गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया था? फ्रांस, नेपाल, अमेरिका या फिर श्रीलंका। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। कुछ और हम सैन्य अभ्यास हैं जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि गरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। और दूसरा है वरुण, गरुण और वरुण, ये दोनों अभ्यास भी भारत और फ्रांस की सैन्य अभ्यास हैं जो कि दोनों सेनाओं के बीच आयोजित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि आज के सेशन में हमने कंप्लीट किए और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।